हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और बच्चों, प्राचीन भारत में आज का जो टॉपिक है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन देखकर आप समझ गए होंगे कि आज जो है हम लोग बौद्ध धर्म पर बात करने वाले हैं। बच्चों, ये जो क्लास बौद्ध धर्म की है इसे हम लोग 2 पार्ट्स में कर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी रेलेवेंसी के बारे में भी मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, आप समझ गए होंगे कि कितना रेलेवेंट टॉपिक है ये। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। हम लोगों की क्लास यूपीएससी सीएससी को डेडिकेटेड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी लेट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक खूबसूरत सी लाइन कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। मैं अनअकैडमी का एक एजुकेटर हूँ, सो ज़रा आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी के साथ ऐड होकर अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड कराती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। इसका मतलब होता है कि ऑन सिलेबस आपके क्लासेस कंप्लीट करवाए जाएंगे। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। बच्चों, अगर अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप अनअकैडमी से जुड़कर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप होता है इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद सर्च के बटन में जाइए और यहाँ सर्च करिए यूपीएससी सीएससी। क्या सर्च करेंगे बच्चों? यूपीएससी सीएससी, है ना। और उसके बाद अपने मनचाहे एजुकेटर को सर्च करिए। जैसे आप मुझे अगर सर्च कर रहे हैं, मेरी प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, तो लिखिए MOHDNADIM, ठीक है। ये अनअकैडमी के ऐप पर मेरा प्रोफाइल है, मोहम्मद नदीम, इसको आप लिख दीजिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको मेरी जब भी कोई क्लास चले अनअकैडमी के ऐप पर तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप मुझको फॉलो कर दीजिए। क्या करेंगे बच्चों? फॉलो मी। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे क्लास की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू दी जाएंगी, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो यहीं पर नीचे आप देखिए गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एडमिशन, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्लान पूछा जाएगा, कितने साल के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं। रेफरल कोड पूछा जाएगा, रेफरल कोड की जगह आप यूज़ कर देंगे MNUS। ये वही रेफरल कोड है जिसको यूज़ करने के बाद 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और किसी भी टीचर की क्लास को आप कर सकते हैं, किसी भी बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचरों के जो क्लासेस हैं वो पाएंगे। यकीन मानिए इस समय हिंदुस्तान के जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स हैं वो अनअकैडमी के साथ जुड़ चुके हैं। तो अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ने में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये टॉप 100 जो एजुकेटर्स हैं वो सब मिलेंगे, ये टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए
कि आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर आप बताइए कि अनअकैडमी से हम कैसे जुड़कर अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यहाँ पर दो प्लान है, प्लस और आइकॉनिक। सबसे पहले हम प्लस के बारे में बात करें, ये नॉर्मल एडमिशन प्लान है। इसमें 1 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए आप अपने मनचाहे एजुकेटर से पढ़ सकेंगे अनअकैडमी के ऐप पर। आपका सिलेबस एक निश्चित समय सीमा में कंप्लीट करवाया जाएगा। दूसरी चीज ये है बच्चों के प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो आपकी तैयारी है वो इसके अंतर्गत हो सकती है। ठीक है, यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो कम से कम 2 साल या 3 साल का एडमिशन एक बार में लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए, क्योंकि आपका पैसा बचेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कम से कम 1 साल के लिए एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे बच्चों 1 साल की जो फीस है वो 49,500 रुपीज है। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज। 2 साल की एडमिशन फीस है 72,000 रुपीज। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज ओनली। ठीक है, फीस हो जाएगी, यानी 2 साल की फीस है 72,000 रुपीज। रेफरल कोड यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज। 3 साल की फीस है 90,000 रुपीज। रेफरल कोड यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी 81,000 रुपीज। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो दूसरा प्लान है वो बहुत ही झक्कास प्लान है। झक्कास का मतलब ये होता है कि ये शानदार है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से एक कोच या गाइड प्रोवाइड कराया जाएगा। यकीन मानिए एक पैसे वाला इंसान ही अपने बच्चों के लिए इस तरह की व्यवस्था कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता। और इसकी जो कोच या गाइड की फीस होगी इतनी ज़्यादा होगी बच्चों की, नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अनअकैडमी ने वो सपना भी साकार कर दिया है। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी एक कोच या गाइड रख सकता है। ये कोच या जो गाइड होगा ये कम से कम IAS के इंटरव्यू को इन्होंने फेस किया होगा। और मेरा मानना है कि एक असफल व्यक्ति जितना अच्छे तरीके से किसी चीज़ को बता सकता है उतना सफल व्यक्ति शायद उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो मैं आपसे कहूँगा कि कोच या गाइड के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें प्लस वाली सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। इसमें 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए पूरा प्लान है बच्चों। अगर आप फ्रेशर हैं तो 2 साल या 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए, आपका पैसा बचेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कम से कम 1 साल के लिए ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहां पर देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1 साल की फीस है 69,500 रुपीज। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट के लिए फीस हो जाएगी 62,550 रुपीज। 2 साल की जो फीस है वो 1,07,000 रुपीज है। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 96,300 रुपीज। 3 साल के लिए एडमिशन की जो फीस है बच्चों वो है 1,41,000 रुपीज। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी 1,26,900 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो आइकॉनिक एडमिशन प्लान इज द बेस्ट प्लान। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर हम कौन सा प्लान जो है वो एक्सेप्ट करें, सो आई विल सजेस्ट यू शुड गो टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दिस इज अ वेरी वेरी एक्सलेंट प्लान ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। मतलब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इस तरह का प्लान नहीं देगा जिसमें आपको कोच या गाइड की व्यवस्था हो। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप अनअकैडमी पर ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है, तो आप यूज़ करिए रेफरल कोड की जगह MNUS, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। कम से कम 1 साल का एडमिशन लो। 27,500 रुपीज़ जो है इसकी फ़ी है। और रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद 10% डिस्काउंट होगी, फीस हो जाएगी 24,750 रुपीज़। ठीक है, अब
बच्चों, ये है कि अगर आप 2021, 2022, 2023 के लिए आप क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 2021, 2022, 2023 के लिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे। आप अपने बैचेस सेलेक्ट करो और इन बैचेस को ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के लिए वो सिंपल सा फार्मूला है, आप रेफरल कोड की जगह यूज करेंगे MNUS। कोई भी बैच ज्वाइन करना हो, किसी भी टीचर से पढ़ना हो, तो ओनली MNUS। 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये सारे बैचेस आपके लिए हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से सेलेक्ट करो। और बच्चों, यहां पर एक चीज और, ये सारे बैचेस आपके लिए हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से सेलेक्ट करिए। और यहां पर एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों आपको मिले, तो आपके लिए यहां पर अनअकैडमी की तरफ से व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने कहा है आपसे कि कम से कम 2 साल के लिए एडमिशन लीजिए, जो आपके लिए चीप पड़ेगा, कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए। तो 2 साल की फीस है 1,31,510 रुपीज। रेफरल कोड की जगह यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी आपकी 99,680 रुपीज। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अनअकैडमी पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि ये बेस्ट है, इसकी फीस अनअकैडमी पर बढ़ने वाली है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी करिए, आपका पैसा बच जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और विद्यार्थियों, अब आपके सामने जो टॉपिक है वो बिल्कुल दिख रहा है। बौद्ध धर्म पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग कम से कम 2 पार्ट में कर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बौद्ध धर्म को पढ़ने से पहले, क्योंकि आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई गौतम बुद्ध के द्वारा। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग बौद्ध धर्म की शुरुआत तो करने जा ही रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब हर साल प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हम लोग बुद्ध की जीवनी के बारे में बच्चों बात करेंगे। महात्मा बुद्ध कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ, या फिर किस तरह से इन्होंने एक विचारधारा की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी जीवनी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बौद्ध धर्म की जीवनी हेडिंग डालते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, और सबसे पहले गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, ये हमारा आज का टॉपिक होगा बच्चों। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले बच्चों उसके रूट में जाइए और उसके बारे में पता करिए। गौतम बुद्ध के विचारधाराओं को पढ़ने से पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है। और एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर ये चीज आपके लिए ईश्वर की दया से आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद हुआ करते थे बच्चों? 16 महाजनपद हुआ करते थे। और उन 16 महाजनपद में एक महाजनपद था जिसका नाम था लिच्छवी गणराज्य। क्या नाम था? लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, और लिच्छवी गणराज्य को वज्जी संघ के नाम से भी जाना जाता था। थोड़ा सा बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी,
लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब की बात है बच्चों? लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब? 600 BC की बात है। ये कहानी शुरू होती है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है। 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपद, भारत में उस समय 16 बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे, समझ में आ गया? उसी को महाजनपद कहा जाता था। उन्हीं में से एक था लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य, समझ में आ गया बच्चों? गणराज्य इसलिए कहा जाता था, अब मैं आपको बता रहा हूं, इसको ना वज्जी संघ भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था बच्चों? वज्जी संघ भी कहा जाता था। ठीक है, यहां वज्जी संघ भी कहा जाता था, इसको ध्यान देना है। ठीक है, यह गणराज्य या लिच्छवी गणराज्य या वज्जी संघ, यह 8 राज्यों का संघ था। यह क्या था बच्चों? 8 राज्यों का संघ था। कितने राज्य थे वज्जी संघ में? 8। टोटल कितने थे? 8। यह 8 राज्यों का संघ था। ठीक है ना? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर गणराज्य का मतलब क्या है? ये जो आप गणराज्य के बारे में बता रहे हैं, ये चीज क्या है? तो बच्चों आपको बताऊं कि उस जमाने में भी राजतंत्र और गणतंत्र दोनों के उल्लेख भारत में मिलते हैं। राजतंत्र में राजा सबसे शक्तिशाली होता था, राजा निरंकुश होता था, लेकिन गणतंत्र में परंपरा थी कि कई राज्य मिलकर एक संघ बनाते थे, फिर उनका अपना एक सभागार होता था जिसमें मिल बैठकर शासन चलाया जाता था। समझ में आ गया? गणतांत्रिक व्यवस्था प्राचीन भारत में मौजूद थी, जहां पर कई राज्य मिलकर एक साथ, है ना, एक सभागार में मिल बैठकर शासन चलाते थे। तो लिच्छवी गणराज्य में ही ऐसा था। इसकी राजधानी का नाम था वैशाली। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख का नाम था चेटक। कहा जाता है कि वैशाली में एक सभागार था जिसको कुट्टागार शाला कहा जाता था, जिसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि चुन के आते थे और वो मिल बैठकर शासन चलाते थे। समझ में आ गया बच्चों? गणराज्य हमने क्यों कहा? गणराज्य का मतलब होता है कि प्रतिनिधिगण मिल बैठकर शासन चलाते थे। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। ये जो क्लास है बच्चों, ये डिस्क्रिप्टिव क्लास है। इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक एक बिंदु पर हम लोग बात करें। ठीक है ना? तो चलिए, गणराज्य समझ में आ गया। 8 राज्यों का क्या था? ये संघ था। इसकी राजधानी क्या थी? यहां की राजधानी थी वैशाली। एक एक लाइन मैं आपको लिखवा दे रहा हूं क्योंकि ये आपके काम आएगा। यहाँ की राजधानी कहाँ थी बच्चों? वैशाली। बिहार में पड़ता है ना ये। और चूंकि वज्जी संघ, चूंकि लिच्छवी गणराज्य बहुत बड़ा था ना, तो बिहार में इसकी सीमाएं तो थी, ये नेपाल तक फैला हुआ था। ठीक है ना? और वैशाली इसकी राजधानी थी। यहाँ के जो प्रमुख थे, यहाँ के प्रमुख का नाम क्या नाम था बच्चों? राजा चेटक। यहां के प्रमुख का नाम चेटक था। क्या था बच्चों? चेटक। समझ में आ गया? गणराज्य क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया? यहां के प्रमुख कौन थे, क्लियर हो गया? यहां की राजधानी वैशाली थी, समझ में आ गया? यहां के प्रमुख राजा चेटक थे, क्लियर हो गया? तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि बच्चों देखो, सबसे बड़ी चीज यही है ना कि आप पूरे गांव के बारे में बता दो, लेकिन अगर आप अपने घर का पता नहीं बता पाते तो मतलब आप कुछ नहीं जानते। मेरी बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी चीज होती है अबाउट यू एंड अबाउट योर इंफॉर्मेशन। मतलब अपने बारे में जानकारी रखना बड़ी जरूरी। मैं आप सबको अलर्ट कर रहा हूं कि प्लीज बी अलर्ट। देखो, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपके लिए लेके आता हूं, बहुत छोटी छोटी बातें।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों की, ये चीजें आपको तब काम आएंगी, आप मुझे यकीन करना, जो बातें मैं आपके सामने लेके आता हूं वो बातें आपको इसके बारे में बाद में पता चलेगा। सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा कि सबसे पहली चीज होती है कि आदमी को अपने बारे में जानकारी रखनी चाहिए, अपना इंफॉर्मेशन एकदम रेडी रखो। कोई आपके बारे में पूछे तो आप अपने बारे में बताओ। क्लियर। दूसरी चीज होता है, यहां पर कहने का मतलब यह कि जिस चीज पर प्रश्न आया है, अगर गौतम बुद्धा पर प्रश्न आया है और उनके बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि प्लीज टेल मी, आपका अगर सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री होता है, ठीक है, तो कभी कभी इंटरव्यू में यह प्रश्न आ जाता है कि भाई ठीक है, आप हिस्ट्री के बहुत जानकार होंगे, आप हमें गौतम बुद्धा के बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, वो कहां से बिलोंग करते थे, कौन थे, क्या बैकग्राउंड था उनका, क्या सिस्टम था, तो आपको एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अभी तो मैंने सिर्फ उनके सर्किल के बारे में बताया, अभी उनके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है। और ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। मतलब आज की क्लास, ये जो क्लास है, अगर आप नहीं देखेंगे, इसको ठीक से नहीं समझेंगे, तो बुद्ध की शिक्षाएं, जाहिर सी बात है, जब किसी व्यक्ति को आप ठीक से नहीं जानते तो उसके एजुकेशन के बारे में आप कहां से नॉलेज इकट्ठा करोगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आएगी, आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक बुद्ध के एजुकेशन आपको क्लियर नहीं होंगे। और इसमें क्या करेंगे हम, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आप समझ में अब समझ में आ गया कि 8 राज्यों में से एक राज्य था जिसका नाम था कपिलवस्तु। क्या नाम था बच्चों? कपिलवस्तु, ठीक है ना। कपिलवस्तु एक राज्य हुआ करता था जहां के राजा थे शुद्धोधन। क्या नाम था बच्चों? जहां के राजा का नाम था शुद्धोधन। देखिए, कहा जाता है कि कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन थे और उनकी पत्नी का नाम था महामाया, ठीक है। इन्हीं लोगों के घर में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। यहाँ पर देखिए, राजा का नाम था शुद्धोधन, उनकी माँ का नाम था महामाया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है बच्चों ना कि कहानी जो है, जो स्टोरी होती है मेन, उससे ज़रूर आपको कनेक्ट होना। अगर स्टोरी से कनेक्ट नहीं होंगे तो हिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी। बार बार ये चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। हिस्ट्री एक कहानी है और इसको कोशिश करिए कहानी की तरह पढ़ने की। अगर आप इसकी टर्मोलॉजी को समझ जाएंगे तो यकीन मानिए ईश्वर की दया से आपको हिस्ट्री आ जाएगी। चलिए, अभी हम लोग बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। प्रश्न का कोई ठिकाना नहीं होता, कहाँ से क्वेश्चन अराइज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पूरे कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे। इस पार्ट में हम लोग बुद्ध के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि 8 राज्यों में से एक छोटा सा शाक्यों का राज्य था जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु, ठीक है ना। नोट करेंगे हम लोग। इन 8 राज्यों में एक छोटा सा गणराज्य था। छोटा सा राज्य था, छोटा सा शाक्यों का राज्य था। बुद्ध शाक्य थे ना, बुद्ध क्या थे? शाक्य। एक छोटा सा शाक्यों का राज्य था,
क्षत्रियों की एक शाखा थी, एक छोटा सा शाक्यों का गणराज्य, एक छोटा सा शाक्यों का राज्य था, जिसकी राजधानी कहां पे थी बच्चों? कपिलवस्तु। कहां पे थी? कपिलवस्तु। आज अगर आप कपिलवस्तु का स्टेटस चेक करोगे तो कपिलवस्तु अब जो है नेपाल में चला जाता है। मतलब ये है कि जो लिच्छवी गणराज्य था उसकी सीमा भारत और नेपाल दोनों क्षेत्रों में फैली हुई थी। ठीक, यहां के राजा का नाम क्या था? शुद्धोधन। यही बुद्ध के पिता भी थे। यहां के राजा थे शुद्धोधन। यहां के राजा थे शुद्धोधन, है ना। और इनकी पत्नी का नाम महामाया था। महामाया, इनकी पत्नी का नाम था महामाया। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, है ना। एक बार प्रश्न आया था कि महामाया किस, चूंकि शुद्धोधन तो शाक्य थे, महामाया किस कुल से थी? तो ये कोलीय कुल से थी। कोलीय, ठीक है ना, ये कोलीय कुल से थी। अब यहां पर देखिए सब कुछ नॉर्मली था। कहा जाता है कि महामाया प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और राजा शुद्धोधन के दरबार में एक ब्राह्मण पुरोहित आए हुए थे। एक पुरोहित आए हुए थे जिनका नाम था कौंडिन्य। क्या नाम था बच्चों? कौंडिन्य। अब एक नहीं होता है कि महिलाओं को बड़ा एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा सा महामाया को एक्साइटमेंट था, वो कुछ पूछना चाहती थी पुरोहित से। तो उन्होंने, कैसे होता है कि महिलाएं अपने पति से कहती हैं कि अजी थोड़ा सा देखिए, बाबा से कुछ सवाल करने थे, कुछ जानकारी लेनी है। कौंडिन्य वहीं खड़े थे और महामाया दूसरी तरफ। तो महामाया ने कहा कि हे महापुरोहित, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। जब से मेरे पेट में ये बच्चा आया है तब से मैंने लगातार कुछ स्वप्न देखे, जानकारी रखनी जरूरी। मैंने क्या कहा? ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं महामाया और पुरोहित कौंडिन्य के बीच जो वार्तालाप हुई। 7 प्रश्न, 7 सवालों के जवाब मांगे थे महामाया ने, और उन्हीं प्रश्नों पर हम बात करते हैं। तो चलिए, महामाया के 7 प्रश्न, चलिए हम लोग देखा जाए। यानी बुद्ध के जन्म से पहले की घटना है। कहा जाता है कि पहली चीज तो ये थी कि राजा शुद्धोधन बहुत ज्यादा वो में थे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में थे कि भाई बाप को बस ये रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि भाई बच्चा है कि बच्ची है। बाप को तो ज्यादा ये एक्साइटमेंट रहता है। दूसरी चीज रहता है कि बच्चों वो जमाना कैसा था कि उस जमाने में लोग बच्चे की कामना ज्यादा करते थे, लड़के की कामना ज्यादा करते थे। और राजा जो है, राजा तो भाई जाहिर सी बात है कि राजा लड़के की कामना करेगा ही, क्योंकि वो राजा है। तो यहां पर थोड़ा सा महामाया के 7 प्रश्न, इस पर भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ना बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ये घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों मैं एक ही बात कहूंगा, आप सब एंजॉय करना क्लास को कोशिश करना, क्लास से जुड़ने की कोशिश करना, एंजॉयमेंट करना क्लास को, ठीक है। एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो रेडी कर लिया, अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया, तो इसके बाद जो टॉपिक आएगा जो कि बुद्ध की शिक्षाओं से है, उसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे थे महामाया के 7 प्रश्नों की, ठीक है। बुद्ध का जीवन परिचय, ये हम लोगों का टॉपिक है आज का, और आप भी हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी चीज ये थी कि राजा शुद्धोधन को ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई, उनको ये एक्साइटमेंट था कि भाई मेरे घर में कौन आने वाला है, लड़की है कि लड़का है, भाई बाप, और वो भी राजा। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि हे महापुरोहित, मुझे ये बताइए
कि मेरे घर में कौन आ रहा है। तो कॉर्डिन ने कहा कि राजन, आपके घर में जो आ रहा है उसके बारे में दो बातें। कितनी बातें? दो बातें। पहली बात तो ये कि ये जो बालक होगा, या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। भाई जब जाहिर सी बात है कि इन्होंने जब सुना होगा कि भाई चक्रवर्ती राजा बनेगा, भाई एक राजा को क्या चाहिए कि मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा। और सच बताऊं बच्चों, बाप जो होता है वो ये कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे बराबर हो या मुझसे नीचे हो। हमेशा याद रखना, एक बाप ये कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे बराबर हो या मुझसे नीचे हो। एक बाप हमेशा ये चाहता है कि उसका बेटा जो है उससे ऊपर चला जाए, उससे आगे चला जाए। यकीन मानिए, इस दुनिया में जो रिश्ते आप देख रहे हो, उन रिश्तों में कुछ रिश्ते बड़े बेबाक होते हैं यार। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें किसी प्रकार का वो नहीं होता। उन्हीं रिश्तों में माँ बाप का एक रिश्ता आता है, और भी रिश्ते होते हैं। मतलब यकीन मानिए, यहां पर मैं आपको बता रहा था कि बाप जो है ना, वो यही चाहता है। आप भी अपने घर से जुड़े हो, आपके माता पिता भी, आपके माँ बाप भी क्या चाहते हैं? आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो कि दुनिया में आपके माँ बाप को आपके नाम से पहचाना जाए। कितनी बड़ी बात है प्यारे विद्यार्थियों। माँ बाप क्या चाहता है? माँ बाप चाहता है कि दुनिया में लोग उससे उसके बच्चों के नाम से जाने कि ये फलाना के माँ बाप है। यकीन मानिए, और ऐसा होता है। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे, जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके माँ बाप को, आपके परिवार वालों को, आपके माँ बाप को लोग आपके नाम से जानेंगे, ये फला साहब आईएएस के माँ बाप है। हर माँ बाप की ये कामना होती है, हर माँ बाप की ये चाहत होती है। ठीक है, मैं आपका गुरु हूं, आपका उस्ताद हूं। मेरी भी यही ख्वाहिश है यार। मैं भी यही चाहता हूं कि जब भी मैं आसमान की तरफ देखूं और कोई सितारा सबसे चमकदार दिखाई दे, तो मैं कहूं कि ये मेरा कोई स्टूडेंट है। यकीन मानो बच्चों, दिल से आपके लिए आशीर्वाद है मेरी तरफ से कि आप जहां रहो छा जाओ। ठीक है, तो मैं क्या चीज बोल रहा था आप लोगों से कि राजा शुद्धोधन ने कहा कि अच्छा और क्या हो सकता है? तो कौटिन्य ने कहा कि हे राजन, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो यही है कि ये जो बालक है ये बहुत बड़ा सन्यासी भी बनेगा। ऐसा भी है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो चक्रवर्ती राजा है या आने वाले वक्त का एक महान सन्यासी। तो राजा शुद्धोधन, अब राजा शुद्धोधन की क्यूरियोसिटी तो खत्म हो गई, उनका एक्साइटमेंट शांत हो गया कि लड़का है अब। लेकिन यह है कि राजा शुद्धोधन, ठीक है, अब महामाया जो कि एक तरफ खड़ी थी, ठीक है। ब्राह्मण पुरोहित का क्या नाम था? पुरोहित का नाम था कौंडिन्य। पुरोहित का नाम कौंडिन्य। इसको ध्यान रखना है बच्चों ना, सवालों का कोई ठीक नहीं होता बच्चों, सवाल कहीं से पूछे जाते हैं। पुरोहित का क्या नाम था? कौंडिन्य। महामाया ने कहा कि हे महापुरोहित। महामाया ने कहा कि हे पुरोहित, हे ब्राह्मण, हे महापुरोहित, कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे चाहती हूं। तो पहला जो प्रश्न उन्होंने पूछा कि हे महापुरोहित, एक दिन मैं रात में सो रही थी और मैंने देखा कि एक भयानक रोरिंग करता हुआ एक भयानक जो है, देखेंगे भयानक जो है, ये सीक्वेंस में नहीं लिखा रहा हूं बच्चों, मैं पहले बोल रहा हूं सीक्वेंस नहीं बट लिखा रहा हूं। एक मैंने सांड को, एक भयानक कुबड़ वाला सांड मेरी तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। वो इतना करीब आया कि मैं घबरा कर उठ के बैठ गई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस कुबड़ वाले सांड का क्या रिलेशन है, या फिर शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो है देखा कि एक बड़ा भयानक, एक बहुत शक्तिशाली शेर जिसके बड़े बड़े बाल हैं, गर्जना कर रहा है, दहाड़ रहा है। शेर क्या करता है बच्चों? रोरिंग करता है ना,
लॉयन क्या करता है? रोरिंग करता है, गर्जना कर रहा है, दहाड़ रहा है और मेरी तरफ आ रहा है। जिसने करीब आया मैं उठ के बैठ गई। तो पहला जो है इन्होंने क्या देखा था, पहला जो संकेत है बच्चों शेर का। मान लो कभी प्रश्न आए कि बौद्ध धर्म में शेर जो है से क्या तात्पर्य है, लॉयन का क्या एस्पेक्ट होता है, तो कौंडिन्य मुस्कुराए। कौंडिन्य ने कहा कि हे महामाया, ये जो तुमने शेर देखा, हे महामाया, ये जो आपने शेर देखा जो भयानक गर्जना कर रहा है, जो बहुत शक्तिशाली है और जो आपकी तरफ आ रहा है, ये इसी बालक का प्रभाव है। ये जो आपके पेट में बालक है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। ये जो शेर है, उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा निडर होगा। शेर बच्चों किस चीज का प्रतीक है? निडरता का, डेयरनेस का। लायन इज द सिंबल ऑफ डेयरनेस। शेर जो होता है वो निडरता का प्रतीक होता है। ये बच्चा निडर होगा, वो किसी से डरेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं। तो शेर किस चीज का प्रतीक है बच्चों? निडरता का, निडरता का। ये जो बच्चा होगा वो निडर होगा। इसको एक पॉइंट को लिख लेना, एक बार की मेहनत है, एक बार लिख लेंगे। क्या होगा? निडर होगा। अब मैं आपको बताता हूं, और वाकई में एक सन्यासी निडर होता है बच्चों, एक सन्यासी निडर होता है। यहां पर यह चीज है कि कहा जाता है कि शेर जो है निडरता का प्रतीक है। तो कहा जाता है कि जब बुद्ध जो है वो श्रावस्ती पहुंचे थे, क्या पहुंचे थे? श्रावस्ती। और श्रावस्ती में उन्होंने जब जंगल की तरफ से जा रहे थे, श्रावस्ती जगह याद है ना, ये गोरखपुर की तरफ पड़ता है, श्रावस्ती जिला है उत्तर प्रदेश में। तो वहां जंगल में जा रहे थे और अचानक जो है उनके सामने एक भस्म मुस्म लपेटे हुए, बाल बाल बिखराए हुए, अजीब भयानक चेहरा लिए हुए भाई कौन आया? गले में अंगुलियों की माला और जोर जोर से अट्ठास कर रहा था, हंस रहा था। कहो सन्यासी, आप यहां आ तो गए हो लेकिन यहां से नहीं जाओगे। मैं अंगुलीमाल हूं, मेरा नाम अंगुलीमाल है। मैं हत्या करता हूं और उंगलियां काट कर अपने माले में पहन लेता हूं। जोर जोर से हंस रहा है, भयानक चेहरा, अट्ठास कर रहा है। अच्छा, बुद्ध के सामने अंगुलीमाल इतना फेमस था, सोचिए दूसरा कोई होता तो हालत खराब हो जाती। भाई जंगल में कोई इस तरह का आदमी आ जाए हाथ में कटार लिए हुए और वो भी उंगलियों की माला पहने हुए, तो और बुद्ध ने जब उसको देखा तो बुद्ध वाज स्माइलिंग दैट टाइम। बुद्ध ने उसको देखा तो मुस्कुरा दिया। क्या अदा है यार, क्या अदा है कि आपके सामने कोई भयानक रूप लेके आए। कितनी प्यारी अदा है। मतलब बुद्ध से ये चीज सीखी जा सकती है। कितना प्यारी अदा है कि आप कोई बहुत गुस्से में हो, आपके सामने बहुत गुस्से में हो और आप उसको देखकर मुस्कुरा दीजिए तो ऐसा लगता है कि वो आदमी चला गया, एकदम से वो जीरो हो जाता है। मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेल्सियस है और वहां पर मुस्कुराना जो है एक बर्फ के टुकड़े की तरह की, कोई तुरंत बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दे और पानी न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरह से बच्चों, उसी तरह कहने मतलब कोई बहुत गुस्से में है और आप मुस्कुरा दीजिए तो उसका गुस्सा क्या हो जाता है? एकदम उतर जाता है। तो वही हुआ था यहां पर कि अंगुलीमाल सोच रहा था कि यार ये कौन आदमी से पाला पड़ गया कि अब तक जितने भी मिले सबके सब की हालत पंचर कर दी मैंने, लेकिन पता नहीं कौन इंसान है ये, हमको देखकर मुस्कुरा रहे। तो वही चीज होता है बच्चों के अंगुलीमाल कहा जाता है कि वो अंगुलीमाल जो इतना भयानक इंसान था, अंगुलीमाल डाकू जो लोगों को लूटता भी था और मारता भी था, वो अंगुलीमाल बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और नतमस्तक हो गया और बुद्ध के और उसके मुख से निकला कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यकीन मानिए क्या कहा कौंडिन्य ने कहा कि ये बालक जो होगा महामाया, ये निडर होगा, ये डरेगा नहीं। और वाकई में बच्चों शेर जो होता है ना वो निडरता का प्रतीक है। शेर क्या होता है? निडर होता है। सबसे बड़ी चीज है कि शेर जो होता है
वो जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि उसका नाम शेर होता है, बल्कि वो सारे जानवरों में सबसे निडर होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। और यकीन मानिए शेर शेर इसलिए होता है कि वो रिस्क लेता है। आप पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी परीक्षाएं हो जाए, लेकिन एक यूपीएससी का एस्पिरेंट जो होता है वो शेर के मानंद होता है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क किसी भी परीक्षा में नहीं होता। तो मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की जो तुलना है मैं शेरों से करता हूं, लायंस से करता हूं, क्योंकि शेर रिस्क लेता है, आप भी रिस्क ले रहे हो। एक स्टूडेंट, एक यूपीएससी का स्टूडेंट अपना सब पूरा करियर दांव पे लगाकर जो है मैदान में आता है। तो यू आर लाइक द लायन, आप शेर की तरह है। और शेर जो होता है वो बेताज बादशाह ही होता है बच्चों। सिंहासन, शेर को सिंहासन की जरूरत नहीं होती, शेर को सिंहासन की जरूरत नहीं होती, शेर तो शेर ही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब दूसरे नंबर पर महामाया ने कहा कि हे कॉर्डिन, एक और कुछ और सवालात थे, उसका भी जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन रात में सोई हुई थी और मैंने देखा कि एक भयानक जो है, एक को बहुत बड़ा सांड है, एक बैल है, सांड है, मतलब कुबड़ वाला सांड है, वो मेरी तरफ आ रहा है, गर्जना करते हुए, हुंकार भरते हुए आ रहा है। और मैं डर के बैठ गई, यानी कुबड़ वाला सांड। इन्होंने क्या देखा बच्चों? कुबड़ वाला सांड। ये 1 मिनट, एक मिनट। इन्होंने कहा कि एक दिन मैं सोई हुई थी और मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का घोड़ा, एक काले रंग का घोड़ा मेरी तरफ तेजी से दौड़ता आ रहा है बच्चों, है ना। दूसरे नंबर पर दूसरा जो प्रश्न था वो हॉर्स से था, वो घोड़े से था। तो इन्होंने पूछा कि हे कॉर्डिन, एक दिन मैंने काले घोड़े को बहुत तेज रफ्तार से अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। जब वो मेरे करीब आया तो मैं उठ के बैठ गई। तो आप बताइए कि ये जो काला घोड़ा था इसका क्या मतलब था? ठीक है, तो जो काला घोड़ा है बच्चों, ब्लैक जो हॉर्स है ना। तो कॉर्डिन ने कहा कि हे महामाया, ये जो काला घोड़ा आपने देखा है, दरअसल घोड़ा जो है वेग का प्रतीक है। ये बालक से संबंधित है। जब ये पैदा होगा तो इसकी रफ्तार बहुत तेज होगी, है ना। ये बहुत तेजी के साथ इसकी विचार फैलेंगे। तो काला घोड़ा जो है बच्चों, ये वेग का प्रतीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तीसरे नंबर पर आ जाइए। तीसरा जो उनका प्रश्न था बच्चों, इन्होंने कहा कि मैंने एक दिन सफ़ेद कबूतरों को उड़ते हुए देखा। तो सफ़ेद कबूतर किस चीज़ का प्रतीक है? सफ़ेद कबूतर आपको पता है ना, शांति का प्रतीक है। सफ़ेद कबूतर किस चीज़ का प्रतीक है? शांति का प्रतीक। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर इन्होंने चौथे नंबर पर कहा कि इन्होंने एक दिन एक सांड को देखा अपनी तरफ आते हुए, भयानक गर्जना करते हुए सांड। ये पौरुष शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, पौरुष शक्ति का प्रतीक, ठीक है। उसके बाद भी बच्चों कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने एक दिन सफ़ेद हाथी को देखा जो मैंने एक दिन सफ़ेद हाथी को देखा जो चिंघाड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। तो बच्चों हाथी जो है, कॉर्डिन ने बताया कि ये बच्चा बहुत बलशाली होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। तो हाथी किस चीज़ का प्रतीक है बच्चों? बल का प्रतीक है। चलिए इसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना। यानी महामाया और कॉर्डिन के बीच जो वार्तालाप चल रहा था उसमें कुछ चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ लिखा है, वो चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। तो हाथी जो है बच्चों बौद्ध धर्म में किस चीज़ का प्रतीक है? सफ़ेद हाथी। तो ये जो है बल का प्रतीक है।
बल का प्रतीक, ठीक है ना। अब छठे नंबर पर बात करते हैं। तो छठे नंबर पर ये बच्चों कि नगाड़ा। नगाड़ा जो है, एक प्रश्न और भी था कि नगाड़ा देखा मैंने दुदुम्भी बजते हुए देखा। तो नगाड़े का संबंध बच्चों ना प्रसिद्धि से है। किस चीज से है? प्रसिद्धि। ठीक है। सातवें नंबर पर यह है कि इन्होंने कहा कि मैंने जो है कमल का फूल, कमल का जो फूल होता है बच्चों, ये है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत से है। किस चीज को बच्चों कहते हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई पर अच्छाई की जीत, समझ में आ गया। कमल का फूल कहाँ होता है? कीचड़ में, लेकिन फिर भी वो अपनी सुंदरता का त्याग नहीं करता। तो ये 7 जो प्रश्न हैं, इनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप इन 7 को लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बस बहुत है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही चीज़ कह रहा था कि बुद्ध जो है, ये सारी चीज़ें थी। अब खैर बुद्ध का जन्म हुआ, नोट करेंगे इसको, हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बुद्ध के जन्म से संबंधित, यानी बुद्ध का जन्म कब हुआ। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, मैंने बता ही दिया। माता का नाम क्या था? महामाया। चलिए एक एक पॉइंट, यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक ए माइटी ओशन। पानी के छोटे छोटे कतरे समंदर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यही चीज लिखना है कि 563 ईसा पूर्व में, है ना, राजा शुद्धोधन के घर, माता महामाया के घर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लिख लेंगे कि 563 ईसा पूर्व में, क्या लिखेंगे बच्चों? कि 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जो डेट हमने आपको दी है ये एक्यूरेट डेट है, इसको आप नोट कर लीजिए। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? राजा शुद्ध। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। ठीक है। अब यहां पर एक चीज है कि बच्चों, बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद जो महामाया थी उनका देहावसान हो गया, और बुद्ध का लालन पालन जो है वो बुद्ध की मासी यानी प्रजामती गौतमी ने किया। तो हम लोग ये भी लिख लेंगे कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया का देहावसान हो गया। करेक्ट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अतः बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? उनकी मासी प्रजापति गौतमी ने किया। तो हम लोग लिखेंगे कि बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। ये इंफॉर्मेशन बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो क्लास है बौद्ध धर्म की, आपको पता ही है कि लंबी क्लास है और हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। तो ये 2 पार्ट में होगी। आज बुद्ध के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, जो बहुत ज़रूरी है, हम लोग बुद्ध के बैकग्राउंड,
बुद्ध के बैकग्राउंड के बारे में जो ज़रूरी है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ हो गया ना, क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये था कि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो है ना शुरू से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। अब उनके पिता जो थे ना, वो उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा राजा ही बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा राजा बने। अब यह था कि बुद्ध चिंतनशील स्वभाव के थे। जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और बैठ कर वो सोचने लगते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे। जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और ध्यान मग्न हो जाते थे। तो उनके पिता जो है वो ये चीज़ नहीं चाहते थे। आप यकीन करिए बच्चों, बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन ने बुद्ध के लिए वो हर सुविधाओं का प्रबंध किया जिससे उनके डायवर्जन को रोका जा सके। समझ में आ गया? कहा जाता है कि तीनों मौसम के लिए 3 महल बनवाए गए थे। यानी बरसात में रहने के लिए अलग महल, गर्मी में रहने के लिए अलग महल, जाड़े में रहने के लिए अलग महल, है ना। यानी समझ लीजिए कि 3 महलों का निर्माण उनके पिता के द्वारा करवाया गया था बुद्ध के रहने के लिए। और कहा जाता है कि बुद्ध के डायवर्जन को रोकने के लिए और बेहतरीन माने खूबसूरत जो सुंदर लड़कियां थी वो बुद्ध को घेरे रहती थी, ताकि बुद्ध का ध्यान जो है वो संन्यास की तरफ ना जाए, बुद्ध का ध्यान डाइवर्ट ना हो। कहा जाता है खूबसूरत लड़कियां बुद्ध को घेरे रहती थी, ठीक है, उनका ध्यान बटाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये भी था कि बुद्ध में चेंजिंग नहीं आई, इसके बाद भी ये चीज़ें मौजूद रहीं। कहा जाता है कि एक घटना बुद्ध के जीवन की बड़ा टर्निंग पॉइंट घटना मानी जाती है कि एक दिन वो जो गणिकाएँ थीं, जो लड़कियां थीं, उनके साथ जो है नृत्य संगीत देख रहे थे और अचानक बुद्ध सो गए। वो लड़कियां भी सो गईं और फिर बुद्ध की जब आंखें खोली तो उन्होंने उन लड़कियों को बड़ा विद्रूप स्थिति में देखा कि कोई खर्राटे ले रही है, तो किसी के बाल खुले हुए हैं, तो कोई नर्वस है, मतलब ऐसे इस तरह से कोई खर्राटे ले रही है, तो किसी के बाल खुले हैं। फिर बुद्ध को कुछ रियलिटी समझ में आने लगी। कहा जाता है कि मतलब बुद्ध इस चीज़ को देखकर बड़ा ही वो घबरा गए कि ऐसा भी होता है क्या। तो उसके बाद बच्चों कहा जाता है कि उनके पिता तो खैर लगे ही हुए थे। कहा जाता है कि इनकी शादी भी करवा दी गई। वज्जी संघ की लिच्छवी गणराज्य की एक सुंदर कन्या से इनकी शादी करवाई गई। जी हाँ, बुद्ध की पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा मिलता है, कहीं कहीं पर बिंबा, कहीं कक्षा मिलता है। इनकी शादी भी करवाई गई और कहा जाता है कि इनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा था, ठीक है। तो इस तरह से उनके पिता ने हर तरह का प्रबंध किया। कहा जाता है कि ये चीज़ें हम लोग थोड़ा यहाँ पे नोट भी करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नोट करेंगे कि बुद्ध, इसको मिटा दिया जाए हम लोग ना, ये हो गया होगा मैं आशा करता हूँ। बुद्ध का जीवन परिचय ये हम लोगों के क्लास का टाइटल है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बुद्ध का विवाह जो है वो एक सुंदर कन्या के साथ करवाया उनके पिता ने, जिनका नाम मिलता है यशोधरा। बुद्ध को एक पुत्र भी पैदा हुआ जिनका नाम बुद्ध ने राहुल रखा था। लेकिन इसके बाद भी ना बुद्ध का जो डायवर्जन था वो नहीं होता। लिखेंगे बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ हुआ। एक सुंदर कन्या के साथ हुआ, ठीक है। बुद्ध को इनसे एक बालक भी हुआ
जिसका नाम बुद्ध ने राहुल रखा। ठीक है, यानी बुद्ध की शादी भी हो गई, एक बच्चा भी हो गया जिसका नाम बुद्ध ने राहुल रखा। लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध का जो डायवर्जन था बच्चों वो कम नहीं हो रहा था, जो लगातार चिंतनशीलता थी वो बनी रही। कहा जाता है कि इनके पिता ने इतना इंतजाम किया था कि जब बुद्ध नगर भ्रमण पे निकलते थे तो पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता था। जो भी बीमार या बूढ़े लोग होते थे सबको हटा दिया जाता था। मतलब बुद्ध के सामने जो लोग आते थे वो एकदम खुश, वो हैप्पी कंडीशन बुद्ध के सामने क्रिएट करने की कोशिश, वो हैप्पी कंडीशन थी बुद्ध के सामने। लेकिन कहा जाता है कि बुद्ध के जो है नगर भ्रमण में उनके सारथी थे चन्ना। 3-4 घटनाएं ऐसी उनकी लाइफ में हुई जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बदल दिया। कहा जाता है कि एक दिन बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ निकले तो उन्होंने अचानक निकल गए तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि हे चन्ना, अब ये क्या मैं देख रहा हूँ क्या? तो चन्ना ने कहा कि हे गौतम, चूंकि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम। हे गौतम, आदमी के जीवन में ये भी चीज़ आती है, इंसान जो है वो अंत में बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने एक दिन एक बीमार व्यक्ति को देखा, है ना, फिर उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा, फिर लास्ट में बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा। तो ये 4 घटनाएं बुद्ध के लाइफ में बड़ी ज़्यादा चेंजिंग ले आई। कहा जाता है कि धीरे धीरे जब बुद्ध 29 साल के हुए तो उनमें जो सन्यास की भावना थी, जो वैराग्य की भावना थी, वो प्रबल हो उठी। जब बुद्ध 29 साल की आयु में हो गए, जब 29 साल की आयु के हो गए तो जो सन्यास की भावना थी वो प्रबल हो गई। और एक दिन उन्होंने अपने बालक राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर दिया। कहा जाता है सारथी चन्ना के साथ बुद्ध जो है जंगल में चले आए और अपने राजसी वस्त्र जो है वो उन्होंने उतार कर चन्ना को दे दिए और वापस भेज दिया। तो बुद्ध ने कब वैराग्य लिया बच्चों? बुद्ध ने 29 साल की आयु में, जब बुद्ध की आयु 29 ईयर्स थी तब उन्होंने वैराग्य लिया। तो लिखेंगे कि बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। बुद्ध ने 29 ईयर्स की आयु में यानी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ठीक है, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, जो मेन बताने का मौजू था वो यही था, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब बुद्ध चन्ना के साथ जंगल में पहुंचे तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और बिल्कुल सिंपल वस्त्र धारण किया। देखिए, एक बड़ा ही बेहतरीन मैसेज है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है, अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो आपको उसके अनुरूप ढलना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो आपको जलना पड़ता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो विद्यार्थी जीवन का जो विद्यार्थी जीवन की विशेषताएं होती हैं बच्चों, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि बहुत से बच्चे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते बच्चों। कहीं ना कहीं से ना ये बहुत मायने रखती है। देखो, आदमी को अपना 100% देना चाहिए, बाकी फल देने वाला वो है, सारी दुनिया का मालिक है। यहाँ पर यही चीज़ है कि जो विद्यार्थी होते हैं, बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं, वो एक जो विद्यार्थी जीवन की खासियत है उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो ये बच्चों बड़ी ज़रूरी है, इसको करना चाहिए आदमी को। मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना पड़ता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कि उसके बाद बच्चों बुद्ध ने जब गृह त्याग कर दिया तो वो इधर उधर काफ़ी समय तक भटकते रहे। कहा जाता है कि कई गुरुओं के आश्रम में वो पहुंचे,
तो बुद्ध के गुरुओं के नाम भी हम लोग लिखेंगे, जिस पर प्रश्न आईएएस में पूछा गया है कि बुद्ध के कौन कौन से गुरु थे। आपको बता दूं कि उस जमाने में बहुत सारे मक्खलीपुत्र घोषाल भी बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध कई लोगों के आश्रम में गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको नोट करेंगे हम लोग, कि गृह त्याग के बाद बुद्ध कई गुरुओं के आश्रम में रहे और उनसे सीखने की कोशिश की या वहाँ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अंततः बुद्ध को असफलता मिली। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिख लेंगे। क्योंकि इनके गुरुओं के नाम जो है ना वो पूछा जाता है। लिखेंगे कि गृह त्याग के बाद बुद्ध कई गुरुओं के आश्रम में गए और वहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया और उन्होंने वहाँ पे कुछ समय व्यतीत किया। जैसे बच्चों कुछ गुरुओं के नाम मैं लिखा दूं आपको, जैसे आप देखेंगे ना, तो जैसे में आलार कलाम ये बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, उसके बाद मक्खलीपुत्र घोषाल, कहा जाता है कि ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और भौतिकवादी थे। तो मक्खलीपुत्र घोषाल ये भी बुद्ध के गुरु थे, मक्खलीपुत्र घोषाल। ठीक है, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, ये सब बुद्ध के गुरु थे। तो कभी कभी बच्चों ये प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के गुरु थे, तो 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें 3 सही होगा, 1 गलत होगा, पूछेगा कि कौन सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है। आलार कलाम, मक्खलीपुत्र घोषाल, रुद्रक रामपुत्र, कभी कभी निगंड नाथ का भी जिक्र आता है, नोट कर लीजिए। कहा जाता है कि इन गुरुओं के कहा जाता है कि इन गुरुओं के आश्रम में बुद्ध गए, वहां पे कठोर साधना की, लेकिन बुद्ध को शांति नहीं मिली, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः बुद्ध जो है उरुवेला पहुंचे। ठीक है ना, तो यहाँ पे उरुवेला भी बच्चों बिहार में ही पड़ता है, ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ। बुद्ध क्या हुए, यहाँ से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और बुद्ध जो है अंततः उरुवेला पहुंचे। उरुवेला का स्टेटस भी बिहार में ही मिलता है और वहाँ पर ना उनकी मुलाकात जो है 5 ब्राह्मणों से हुई, जिनमें कौंडिन्य भी शामिल थे। तो कहा जाता है कि इन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर बुद्ध ने जो है ना वो कठोर साधना शुरू की। कहा जाता है कि वहाँ पर बुद्ध सूख कर पत्ते के समान हो गए। किताबों में लिखा है कि बुद्ध सूख कर पत्ते के समान हो गए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पर भी बुद्ध को असफलता मिली। कहा जाता है कि यहाँ पर एक लड़की के हाथों से इन्होंने भोजन किया जिसका नाम सुजाता मिलता है। तो जो 5 ब्राह्मण थे वो इस बात से नाराज हो गए और बुद्ध का साथ छोड़कर वो लोग चले गए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बुद्ध उरुवेला पहुंचे और वहां पर पांच ब्राह्मणों के साथ कठोर साधना की, किंतु
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है ना। यहीं पर बुद्ध ने सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। यहीं पर बुद्ध ने सुजाता नामक एक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। ठीक है, जिसके कारण जो 5 ब्राह्मण थे वो बुद्ध से नाराज होकर क्या हो गए, चले गए। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की समस्या तो नहीं है। कहा जाता है कि इसके बाद बुद्ध जो है उरुवेला से गया पहुंचे, और गया पहुंचने के बाद बच्चों कहा जाता है कि एक चीज बुद्ध को समझ में आ गई कि जो सेल्फ एफर्ट है वो बहुत मायने रखता है। कहने का मतलब ये बच्चों के यहाँ पर एक ही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से अपनी कामयाबी के लिए भी जिम्मेदारी आपकी होती है, नाकामयाबी के लिए भी जिम्मेदारी होती है बच्चों। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बुद्ध ने ये तय कर लिया कि मैं तब तक जो है आंखें नहीं खोलूँगा जब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूँगा। और बुद्ध जो है गया में ध्यान लगाकर बैठ गए, और कहा जाता है कि बुद्ध को रिझाने के लिए, उन्हें डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन बुद्ध डाइवर्ट नहीं हुए। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में। यहाँ पर बुद्ध जो थे ना, यहाँ पर बुद्ध ने कमिटमेंट किया था। जो चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कामयाबी के लिए प्रॉमिस नहीं बल्कि कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रॉमिस इंसान दूसरों से करता है कि मैं ये चीज़ आपको दे दूंगा, या प्रॉमिस टूटता है बच्चों, वादा टूट भी सकता है लेकिन कमिटमेंट नहीं टूटता, क्योंकि कमिटमेंट जो होता है इंसान अपने आप से करता है। तो यहाँ बुद्ध ने सोच लिया था कि तब तक मैं आंखें, और यही मज़ा है लाइफ का बच्चों, ये लाइफ का बहुत बड़ा मज़ा है कि आप अपने प्लान्स किसी से शेयर मत करिए, बहुत खास हो उससे शेयर कर सकते हैं बच्चों। जितना ज़्यादा आपका प्लान गोपनीय होगा उतना ही रिजल्ट आने के बाद मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ अपने स्टूडेंट से कहूँगा कि आप कभी भी किसी से कहना बंद करो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हाँ ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बच्चों एक चीज़ कहूँगा कि बुद्ध ने कमिटमेंट किया, और उसी कमिटमेंट का जो परिणाम था वो ये था कि बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध को गया में 8वें दिन, यानी 8वें दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे कि बुद्ध को गया में 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। 1-2 पॉइंट्स और नोट कर लीजिए, चूंकि ये क्लास, जो ये टॉपिक लंबा है तो ये 2 पार्ट में ही हो पाएगा, एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं होगा। तो 1-2 पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों कि बुद्ध को गया में 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। लिख लेंगे कि बुद्ध को गया में 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि यहाँ से बुद्ध जो है वो सीधे ऋषिपत्तन आए, यानी सारनाथ आए, और सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो लिखेंगे कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है ना, जिसे
धम्म चक्र पवर्तन, या इसे आप कह सकते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों, ये जो उपदेश बुद्ध ने दिया था ये उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये जो उपदेश बुद्ध ने दिया था ये उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जो उर्वेला में उन्हें छोड़कर चले गए थे। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि फिर इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इसके बाद बच्चों जो टॉपिक हम लोगों का आएगा वो आएगा बुद्ध धर्म की शिक्षाएं, जिस पर हम लोग ना अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस इतना ही। आप सबको ये मैं बता दूं कि क्लास की टाइमिंग हम लोगों की है, शाम को 8 बजे से हम लोगों की क्लास होती है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, जो नए बच्चे हैं ध्यान दे दें कि शाम को 8 बजे से हम लोगों की क्लास होती है। आप 8 बजे से क्लासेस देख सकते हैं जो प्राचीन भारत पर आधारित है। और एक चीज़ और बच्चों की, आप अगर चाहें तो स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल सर्च करिए मोहम्मद नदीम, और फिर मेरा प्रोफाइल सर्च करिए मोहम्मद नदीम, आगे लिखिए स्पेशल क्लासेस, और मेरी जो स्पेशल क्लासेस है वो ज्वाइन करिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी कास्ट नहीं है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। और बच्चों, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप रेफरल कोड की जगह यूज़ करिए MNUS। ठीक है ना। रेफरल कोड की जगह आप यूज़ करेंगे MNUS। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप रेफरल कोड की जगह यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। और साथ में क्लास अच्छी लगी हो बच्चों तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, आप सब क्लास में आए इसके लिए तहे दिल से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, और आप सब क्लास में आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।